गुड मॉर्निंग बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बच्चों अब तक की स्टडी से अपन इस चीज को डिस्कस कर चुके कि भाई जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। तो बच्चों लैंगिक जनन का अपने को अध्ययन करना है कौन से पादपों में? पुष्पीय पादपों में। पुष्पीय पादप मतलब एंजियोस्पर्म। तो थोड़ी सी अपन बात करते हैं पहले एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। जो लैंगिक जनन अपने को पढ़ना है वो आवृत बीजी पादपों में पढ़ना है। तो देखो बच्चों, अगर हम आवृत बीजी पादपों की बात करें, ये पादप पृथ्वी पर सबसे प्रभावी वनस्पति है। ये जो पादप है ये अपनी पृथ्वी पर सबसे प्रभावी वनस्पति है, सबसे डोमिनेंट, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं बच्चों? आवृत बीजी पादप। और इन पादपों की अगर बात करते हैं तो इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक। और बच्चों पहले चैप्टर में अपन ने सीखा है पादपों के लिए अलैंगिक हेतु क्या शब्द काम में ले लिया जाता है? कायिक। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है। अब लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण इनके जननांग या जननिक संरचना है जो पुष्प के रूप में पाए जाते हैं। विशेष बात बच्चों इनमें क्या है? फ्लावर। फ्लावर का पाया जाना केवल किसकी प्रॉपर्टी है? एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पादप। तो विशेष चीज जो इनमें पाई जाती है वो होते हैं बच्चों पुष्प। और एक वैज्ञानिक का नाम ध्यान देंगे आप, एन ग्रू। वैज्ञानिक का नाम क्या है? एन ग्रू। सर्वप्रथम बताया कि आवृत बीजियों में जननिक भाग पुष्प है। एन ग्रू ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि आवृत बीजी पादपों में जो जननिक भाग होता है वो जननिक भाग क्या होता है बच्चों? पुष्प है। ये पुष्प इनकी विशिष्टता है, इनका स्पेशल फीचर है पुष्प का पाया जाना। क्लियर? ये तो बात हो गई चलो आवृत बीजियों की। अब बच्चों अगर अपनी पृथ्वी पर अपन बात करें किनकी? आवृत बीजी पादपों की। तो ध्यान देना इन पादपों की उत्पत्ति, इन पादपों की उत्पत्ति कहां पर? अपनी पृथ्वी पर मीजोजोइक महाकल्प या युग में। ये एरा है बच्चों, है ना? युग, एरा, महाकल्प एक समय की इकाई होती है। इन पादपों की अपनी पृथ्वी पर उत्पत्ति मीजोजोइक महाकल्प में, महाकल्प के जुरैसिक
काल के उत्तरार्ध, जुरैसिक काल के उत्तरार्ध मतलब जुरैसिक काल तो क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था। जुरैसिक काल के उत्तरार्ध तथा क्रस्टेशियस काल के पूर्वार्ध। क्रस्टेशियस काल की शुरुआत हो रही थी, जुरासिक काल समाप्त हो रहा था, उनके जो बीच का समय था कौन से युग का, मीजोजोइक युग का। तो इन पादपों की उत्पत्ति अपनी पृथ्वी पर मीजोजोइक महाकल्प के जुरैसिक काल के उत्तरार्ध तथा क्रस्टेशियस काल के पूर्वार्ध में उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में हुई थी। साहब ये जो पादप थे आवृतबीजी पादप, ये अपनी पृथ्वी पर उत्पन्न कब हुए थे, तो उसका आंसर अपन इससे दे देंगे, इस समय पर ये उत्पन्न हुए थे। और इस मीजोजोइक महाकल्प के बाद में जो महाकल्प था सीनोजोइक महाकल्प या युग, इसमें ये संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गए थे तथा सबसे प्रभावी वनस्पति बन गए थे। आगे बात समझ में, जो ये सीनोजोइक एरा था, इस सीनोजोइक एरा में ये अपनी पूरी अर्थ के ऊपर फैल गए थे और सबसे प्रभावी वनस्पति बन गए थे। इसलिए बच्चों इस सीनोजोइक एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म, गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृत बीजियों का सुनहरा काल, आवृत बीजियों का सुनहरा काल। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म्स कौन से समय को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा बच्चों सीनोजोइक एरा। तो अपने को पढ़ना है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन से पादपों में, पुष्पीय पादपों में। तो ये अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया पुष्पीय पादपों का, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ने किसका देख लिया, पुष्पीय पादपों का। पुष्पीय पादपों की खास बात क्या है, इन पुष्पीय पादपों की उत्पत्ति कब हुई थी, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इनमें लैंगिक जनन की। देखो बच्चों, लैंगिक जनन के बारे में अपन जानते हैं, लैंगिक जनन प्रदर्शित होता है, विभेदित होता है, किससे, नर व मादा युग्मकों के युग्मन से, अर्थात निषेचन, युग्मनज का निर्माण, भ्रूण का परिवर्धन, ये सारे काम बच्चों केवल कौन से प्रकार के जनन में होते हैं, लैंगिक जनन में होते हैं। अब मैं वनस्पति विज्ञान की एक शाखा की बात कर रहा हूं जिसको कहते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भ्रूणिकी या पादप भ्रूण विज्ञान, पादप भ्रूणिकी या पादप भ्रूण विज्ञान। अब क्या होती है ये शाखा, तो ध्यान दो, वनस्पति विज्ञान की
वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पादपों में लैंगिक जनन, भ्रूण के परिवर्धन, भ्रूण की संरचना के अध्ययन से संबंधित होती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पादपों में लैंगिक जनन, भ्रूण के परिवर्धन, भ्रूण की संरचना के अध्ययन से संबंधित होती है, बच्चों क्या कहलाती है? प्लांट एम्ब्रियोलॉजी या फिर पादप भ्रूणिकी कहलाती है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो बच्चों आंसर होगा C.F. वॉल्फ। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसको कहा जाता है? C.F. वॉल्फ। और नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। और इन्होंने बच्चों एक किताब लिखी थी, बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इस पुस्तक में इन्होंने आवृत बीजी पादपों की कंप्लीट भ्रूणिकी के बारे में बताया था। पुष्प, पुष्प के नर मादा जनिक भाग, युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय परिवर्तन, बीज, इन सब चीजों के बारे में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इस बुक के अंदर बताया था। तो ये बात हो गई बच्चों पादप भ्रूणिकी की। अब अगर अपन पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे तो बच्चों कहानी स्टार्ट होगी किससे? फ्लावर या पुष्प से। फ्लावर या पुष्प जो है ये पादप का एक आकर्षक अंग है, फैसिनेटिक ऑर्गन है जो बच्चों अपने को अट्रैक्ट करता है। और अगर पुराने समय से ही अपन देखें, है ना, प्राचीन काल से ही अपन देखें तो विभिन्न अवसरों पर मनुष्य के द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, ध्यान देना, विभिन्न अवसरों पर मनुष्य के द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प का प्रयोग किया जाता रहा है। चाहे कोई खुशी का मौका हो, चाहे कोई दुख का मौका हो, शादी विवाह हो, प्रेम हो, अनुराग, वियोग, ठीक है, इन सब अवसरों पर पुष्प का प्रयोग मनुष्य करता आया है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो पुष्प होता है ये पुष्प पादप ने केवल मात्र मानव के उपभोग के लिए बनाया है। ठीक है, आवृत बीजी पादपों ने जो पुष्प बनाया है वो पुष्प लैंगिक जनन के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो पुष्प से कहानी जुड़ी हुई है आवृत बीजियों में लैंगिक जनन की। ठीक है, अब वास्तव में ये पुष्प होता क्या है? तो अगर पुष्प की अपन बात करते हैं, ध्यान देना बच्चों, एक साइंटिस्ट था गोथे, गोथे के अनुसार, ध्यान रखना बच्चों, किसके अनुसार? गोथे के अनुसार पुष्प अत्यधिक संघनित
विशिष्ट जननिक प्ररोह होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुष्प क्या है, तो बच्चों आपका आंसर होगा फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है, प्ररोह, जिसने अपने आप को रूपांतरित किया है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो पुष्प को क्या मान सकते हैं? अत्याधिक संघनित रूपांतरित जननिक प्ररोह फूल को माना जा सकता है। किसके अनुसार? गोथे के अनुसार। अब बच्चों ये जो गोथे की कहानी थी, क्यों हम माने पुष्प को रूपांतरित प्ररोह, जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था, उस मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने बच्चों आपको डिटेल से समझा दिया था कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह क्यों होता है, उसको हम कैसे प्रमाणित करें, वो सारे के सारे प्रमाण मैं आपको मॉर्फोलॉजी में बता चुका हूं। ठीक है। अब जो जननिक भाग है, नर मादा जनन संरचनाएं जो होती है, वो बच्चों किस में पाई जाती है? पुष्प में पाई जाती है। तो अपना जो अध्ययन होगा वो अध्ययन प्रारंभ होगा पुष्प की संरचना के अध्ययन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। देखो बच्चों, अगर अपन एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन करें, अब ये डायग्राम कैसे बनाया गया है तो आप कैसे इमेजिन करोगे? सपोज ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर का बच्चों क्या लिया गया है? लंबवत काट। फ्लावर का क्या लिया गया है? लंबवत काट। और उस लंबवत काट को अपन देख रहे हैं। तो ध्यान दो, प्रत्येक पुष्प में एक लंबा या छोटा व्रंत पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? पुष्प व्रंत या पेडिसल। पुष्प व्रंत या पेडिसल। इस पुष्प व्रंत का शीर्षस्थ भाग, ये जो भाग है इसको कहा जाता है बच्चों पुष्पासन या थैलेमस। इसको क्या कहेंगे? पुष्पासन या थैलेमस। तो समझेंगे बच्चों, ये पुष्पासन या थैलेमस जो होता है, पुष्पासन पुष्प व्रंत का शीर्षस्थ चपटा या गुम्मदनुमा भाग होता है। इस पुष्प व्रंत का शीर्ष भाग जो कि चपटा
या गुम्मदनुमा होता है। यह पुष्पासन रूपांतरित तना है। पुष्पासन क्या है? रूपांतरित तना, मीन्स मॉडिफाइड स्टेम। अब क्यों कहें हम पुष्पासन को रूपांतरित तना? ये भी सब कुछ आप पढ़ चुके हो। इस पुष्पासन पर पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है। पुष्पासन पर क्या पाई जाती है? पर्व व पर्व संधियां पाई जाती है। पर्व अत्यंत छोटे और संघनित होते हैं। तो बच्चों पुष्पासन को क्या मान लिया? रूपांतरित तना। अब जो ये पुष्पासन की पर्व संधियां, इनसे ये फूल के भाग लगे हुए होते हैं। सबसे बाहर ये बाह्य दल या सेपल, बाह्य दल या सेपल, इनके अंदर जो कलरफुल भाग होता है उसको बोलते हैं बच्चों दल या पंखुड़ी, पेटल। फिर ये परागकोश और ये हो गया बच्चों पुतंतु, दोनों मिलाकर पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण, पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। और इनकी अगर बात करें वर्तिकाग्र, ये नलिकानुमा भाग वर्तिका, आधारीय फूला हुआ भाग जो होगा ये हो जाएगा बच्चों अंडाशय, ठीक है। और ये मिलाकर मादा भाग स्त्री केसर या अंडप, स्त्री केसर या अंडप, और इसको कह देंगे बच्चों गुरु बीजाणु पर्ण, ठीक है। तो ये जो पुष्पासन की पर्व संधियां होती है, इन पर्व संधियों से चक्करदार व्यवस्था में, पर्व संधियों से चक्करदार व्यवस्था में ये बाह्य दल, दल, ये पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब लगे हुए होते हैं। उत्पन्न किससे हुए हैं? पुष्पासन की पर्व संधियों से। इसलिए पुष्प के भागों को रूपांतरित पर्ण माना जाता है। पुष्प के भागों को रूपांतरित पर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? पुष्पासन की पर्व संधियों से उत्पन्न होते हैं। पुष्पासन की पर्व संधियों से उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों पुष्पासन तो हो गया रूपांतरित तना, और जो ये फूल के भाग हैं, ये फूल के भाग क्या हो गए? रूपांतरित पर्ण। इसीलिए अपन क्या कहेंगे? ध्यान दो, पुष्प, उसको तो क्या कह दिया? रूपांतरित प्ररो, पुष्प बराबर पुष्पासन प्लस पुष्पीय पर्ण। पुष्पासन क्या हो गया? रूपांतरित तना, और ये पुष्पीय पर्ण क्या हो गए? रूपांतरित पर्ण, ठीक है। तो रूपांतरित प्ररो बराबर रूपांतरित तना प्लस रूपांतरित पर्ण। आगे बात समझ। तो ये तो कहानी कंप्लीट होती है कि जो गोथे ने बात बताई कि साहब पुष्प होता है, वो पुष्प रूपांतरित प्ररो होता है। एक फूल में कौन कौन से भाग है ये अपन ने देख लिए, बाह्य दल, दल, पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण, स्त्री केसर या गुरु बीजाणु पर्ण। अब बच्चों इनमें से कौन से जननिक भाग हैं और कौन से जननिक भाग नहीं हैं, ये अध्ययन अपन और करते हैं।
देखो बच्चों, पुष्प के विभिन्न चक्र, पुष्प के विभिन्न चक्र, और बच्चों पुष्प में पाए जाने वाले जो चक्र हैं ये दो प्रकार के बताए गए। ध्यान देना, पुष्प में पाए जाने वाले जो पुष्पीय चक्र हैं ये कितने प्रकार के बताए गए हैं? दो प्रकार के। आधार क्या माना है? लैंगिक जनन में भागीदारी के आधार पर, लैंगिक जनन में भागीदारी के आधार पर जो पुष्पीय चक्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले सहायक अनिवार्य या कायिक चक्र, सहायक अनिवार्य या कायिक चक्र, और दूसरे होते हैं बच्चों आवश्यक अनिवार्य या जननिक चक्र। अब फूल के कौन से चक्र को सहायक या कायिक माने और फूल के कौन से चक्र को आवश्यक या जननिक माने तो ध्यान देंगे बच्चे, पुष्प के वे चक्र जो लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, पुष्प के वे चक्र जो लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उनको कहेंगे सहायक या कायिक चक्र। पुष्प के वे चक्र जो लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अब बच्चों देखो, मैंने यहां पर लिखा है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अब मतलब क्या है? तो लैंगिक जनन की कहानी, नर युग्मक बने, मादा युग्मक बने, नर मादा युग्मक का युग्मन हो अर्थात निषेचन, इन सब से लिंक्ड रहते हैं ये आवश्यक या अनिवार्य चक्र। तो जो लैंगिक जनन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं वो हो जाएंगे जननिक चक्र, और जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो हो जाएंगे बच्चों कायिक चक्र। आगे बात समझ में? अब ध्यान दो, इस प्रकार के संख्या में दो होते हैं, ये जो अनिवार्य कायिक प्रकार के होते हैं संख्या में दो होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, और नंबर 2 दलपुंज या कोरोला। तो जो कायिक चक्र होते हैं उनकी संख्या दो होती है। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलिक्स और कोरोला, और ये पाए जाते हैं बच्चों बंध्य भागों के रूप में। किस रूप में पाए जाते हैं? बंध्य भागों के रूप में पाए जाते हैं। जो जननिक चक्र होते हैं ये भी बच्चों संख्या में दो होते हैं। ये जननिक चक्र जो होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पुमंग या एंड्रोइशियम, ये तो होता है बच्चों नर जननिक भाग, और दूसरा है जायांग या गाइनोइशियम मादा जननिक भाग। ठीक है,
एक पुमंग और एक जायांग। और ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं बच्चों उर्वर भागों के रूप में। कैसे भागों के रूप में पाए जाते हैं? उर्वर भागों के रूप में पाए जाते हैं। तो बच्चों पुमंग जायांग नर मादा जननिक भाग है, ये लैंगिक जनन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। बाह्य दलपुंज दलपुंज बंध्य भाग है, लैंगिक जनन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये डायरेक्ट वाला क्या कंसेप्ट है, ये मैं आपको और समझा देता हूं, तो ध्यान दोगे बच्चों। रंगीन दल कीटों को आकर्षित करते हैं। रंगीन दल कीटों को आकर्षित करते हैं, अतः कीट परागण में सहायक, अतः कीट परागण में सहायक, सफलतापूर्वक परागण का संपन्न होना निषेचन हेतु आवश्यक। भाई सफलतापूर्वक परागण होगा, उसके बाद ही तो क्या होगा? निषेचन होगा। तो रंगीन दल कीटों को आकर्षित करते हैं, अतः कीट परागण में सहायक हो गए। सफलतापूर्वक परागण का संपन्न होना निषेचन हेतु आवश्यक है। और बच्चों ये निषेचन का जो प्रक्रम है, ये लैंगिक जनन की विशिष्टता है। निषेचन का गुण किसका है? लैंगिक जनन का है। तो बच्चों बाह्य दलपुंज की नर मादा युग्मक बनाने में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन जो रंगीन दल है वो कहीं ना कहीं सहायता कर रहे हैं। कौन से प्रोसेस में? निषेचन के प्रोसेस में। निषेचन किसकी प्रॉपर्टी है? लैंगिक जनन की। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो ये दलपुंज है, ये दलपुंज बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले लेते हैं। इसलिए मैंने यहां पर लिखा था ये प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते और ये प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो फूल में कौन कौन से चक्र हैं? सदस्यों की अगर बात करेंगे तो बच्चों बाह्य दलपुंज बाह्य दलों का पुंज, दलपुंज दलों का पुंज, पुमंग पुंकेसरों का पुंज और जायांग स्त्री केसरों का पुंज। तो बाह्य दलों से मिलकर बना चक्र बाह्य दलपुंज, दलों से मिलकर बना चक्र दलपुंज, पुंकेसरों से मिलकर बना चक्र पुमंग और स्त्री केसरों से मिलकर बना चक्र जाया। ये दो चक्र जननिक हैं और ये दो चक्र कायिक हैं। अपने को यहां पर जो बात करनी है वो बच्चों पुमंग और जायांग की बात करनी है। पुमंग से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचना है? नर युग्मक तक। भाई पुमंग है नरजनिक भाग है, तो इसका काम क्या हो जाएगा? नर युग्मक बनाना। जायांग है जो मादा जनिक भाग है, इसका काम क्या हो जाएगा? मादा युग्मक बना। तो पुमंग से स्टार्ट करके नर युग्मक तक पहुंचना है और जायांग से स्टार्ट करके मादा युग्मक तक पहुंचना है। तो एक आउटलाइन बच्चों में चैप्टर की आपको समझा देता हूं, उसके बाद में फिर नरजनिक भाग से अपन अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखो बच्चों, पुमंग या एंड्रोइशियम, जायांग या गाइनोइशियम। ठीक है, अब जो पुमंग है, ये पुमंग क्या है? नर जननिक भाग। बच्चों इस फ्लो चार्ट को ध्यान से समझना। जायांग जो है वो जायांग क्या है? मादा जननिक भाग।
तो अगर अपन फूल के नर और मादा भागों में तुल्यता देखें, है ना, समानता देखें कि कौन सा भाग किसके तुल्य है, तो बच्चों पुमंग के तुल्य कौन सा भाग माना जाएगा? जाया। ठीक है। अब पुमंग किसका चक्र है? पुंकेसरों का। तो अगर अपन बात करेंगे पुमंग की इकाई की, तो पुमंग की इकाई है बच्चों पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। और जायांग की अगर इकाई की अपन बात करेंगे तो जायांग की इकाई है बच्चों स्त्री केसर या गुरु बीजाणु पर्ण। आगे बात समझ में? तो नर भाग में जैसा पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण है, वैसा का वैसा ही बच्चों मादा भाग में क्या है? स्त्री केसर या गुरु बीजाणु पर्ण। अगर अपन बात करें पुंकेसर की, ये लो साहब, ये हो गया एक पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। ये तो क्या हो गया? परागकोश। और ये हो गया बच्चों पुतंतु। इधर अगर अपन बात करें स्त्री केसर या अंडप की, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। क्लियर? अब बच्चों अगर हम बात करें पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण की, तो जननिक भाग कौन सा है? परागकोश। अगर हम बात करें गुरु बीजाणु पर्ण की, तो जननिक भाग कौन सा है? अंडाशय। मतलब लघु बीजाणुओं के निर्माण से संबंधित रूपांतरित पत्ती लघु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणुओं के निर्माण से संबंधित रूपांतरित पत्ती गुरु बीजाणु पर्ण। तो इसका मतलब बच्चों जो लघु बीजाणु पर्ण है, इस लघु बीजाणु पर्ण में पाई जाएगी लघु बीजाणु धानी या माइक्रोस्पोरेंजियम। और बच्चों इस गुरु बीजाणु पर्ण में पाई जाएगी गुरु बीजाणु धानी या मेगा स्पोरेंजियम। भाई बीजाणु किस में बनेंगे? बीजाणु धानियों में। लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु पर्ण में गुरु बीजाणु धानी। तो अगर इस पराग कोश की हम बात करते हैं, ये 1 2 3 4, ये पराग कोश में क्या प्रेजेंट है? लघु बीजाणु धानी। और ऐसे ही बच्चों अगर अपन बात करें, ये आधारीय फूला हुआ भाग क्या था? अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर प्रेजेंट होता है बीजांड। अंडाशय में क्या प्रेजेंट होता है? बीजांड। और ये बीजांड ही क्या है बच्चों? गुरु बीजाणु धानी। ठीक है। तो लघु बीजाणु धानी पोलन शेक या पराग पुटी, और गुरु बीजाणु धानी क्या हो जाएगी? बीजांड या ओव्यूल। समझ गए? तो बच्चों पराग कोश में तो है लघु बीजाणु धानी या पराग पुटी, और अंडाशय में है गुरु बीजाणु धानी या बीजांड। समझ गए? अब लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु तो समझेंगे, यहां पर लिख देता हूं। लघु बीजाणु धानी में पाई जाएगी, इधर समझो, लघु बीजाणु धानी में पाई जाएगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और गुरु बीजाणु धानी में पाई जाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो बच्चों लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और इधर अपन बात करेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे क्या बन जाएंगे?
लघु बीजाणु, और यही लघु बीजाणु आगे चलकर विकसित हो जाएंगे परागकण के रूप में। इस प्रक्रिया को कह देंगे लघु बीजाणु जनन। क्या कह देंगे? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का बनना। ऐसे की ऐसे ही बच्चों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन जाएंगे? गुरु बीजाणु। बनने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को कहा जाएगा गुरु बीजाणु जनन। बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? गुरु बीजाणु जनन। अब ये जो लघु बीजाणु है इससे आगे चलकर विकसित हो जाएगा नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमीटोफाइट, और गुरु बीजाणु है इससे विकसित हो जाएगा बच्चों मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमीटोफाइट। अब बच्चों नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है अंकुरित परागकण। नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? अंकुरित परागकण, मतलब ऐसा परागकण जिसमें पराग नलिका व नर युग्मक प्रेजेंट हो। तो पराग नलिका व नर युग्मक युक्त जो परागकण होगा वो अंकुरित परागकण या नर युग्मकोद्भिद होगा। तो ऐसा समझ सकते हैं। ये लो साहब, ये दोनों तो क्या हो गए? नर युग्मक, ये हो गई पराग नलिका। क्लियर? ऐसे ही अगर मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद होगा बच्चों भ्रूण कोश, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय। इसमें पाया जाएगा मादा युग्मक या अंड। ये लो साहब, ये 3 तो क्या हो जाएगी? प्रतिमुखी सेल्स, ये 2 सहायक सेल्स, ये अंड सेल्स, ये हो जाएंगे दोनों ध्रुवीय केंद्रक। तो ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद होती है, और ये पराग नलिका और 2 नर युग्मकों सहित जो परागकण होता है ये नर युग्मकोद्भिद होता है। तो कहानी को कहां से स्टार्ट किया? पुमंग से, और बच्चों कहां तक पहुंच गए? नर युग्मकोद्भिद जिसमें क्या है? नर युग्मक। ऐसे ही कहां से स्टार्ट करना है? जायांग से, और कहां तक पहुंचना है? मादा युग्मकोद्भिद तक जिसमें क्या है? मादा युग्मक। तो बच्चों इस फ्लो चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे नर जननिक भाग या पुमंग। इसका अध्ययन करते हुए अपने को यहां तक पहुंचना है। ठीक है, धन्यवाद।